D51 अध्याय 501 अध्याय 299 स्पिरिट गन आ गई है। मासिक पास की तलाश _2। अब बोझ उठाने की बारी मेरी है। सभ्यता के पहले प्रधान योद्धा के रूप में पूरे स्टार दायरे के युद्ध के भाग्य का फैसला करना मेरी जिम्मेदारी है, साथ ही एक सम्मान भी है। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वह आदर्श भी है जो मेरे पास तब था जब मैं छोटा था। जब वह छोटा था तो उसका आदर्श क्या था? ये सुनकर फैंग हाई हैरान रह गया। अचानक ली युआन ने नीचे के प्राचीन शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, प्रिंसिपल, मुझे याद है कि यह पुराना शहर काफी हलचल भरा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यहाँ शायद ही कोई पर्यटक आता है। फैंग हाई ने नीचे देखा। धुंध भरी बारिश की धुंध में वह शहर जो पूरे वर्ष जीवंत और समृद्ध रहता था, अब सचमुच बहुत कम आबादी वाला रह गया था। पिछले वर्ष मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में पूर्ण युद्ध के दौरान पूरा जिया देश पूर्ण लामबंदी की स्थिति में प्रवेश कर गया था। यहाँ तक कि घरेलू मोर्चा भी शांति से कोसों दूर था। स्टार दायरे में भारी मात्रा में आपूर्ति और जनशक्ति डाली गई थी। इस समय फैंग हाई को समझ में आ गया कि ली युआन वास्तव में अपने दिल की गहराइयों से इस लड़ाई में भाग लेना चाहता है। ली युआन, ये ले लो। फैंग हाई ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली के भीतर एक चांदी का युद्ध वस्त्र उभरा, जिसमें से हल्की रहस्यमय उतार चढ़ाव निकल रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन की दिव्य इंद्रिय अनुभूति में चांदी का युद्ध परिधान अस्तित्व में भी नहीं था। क्या ये वही फैंटम स्पिरिट गारमेंट है जिसके बारे में एलायंस हाईरॉक ने हाल ही में मुझसे जिक्र किया था? ली युआन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह यहाँ फांग हाई का इंतजार क्यों कर रहा था? ये फांग हाई द्वारा डोंगफेंग जी से ये खजाना वापस पाने का इंतजार करना था। पहले इसे अपने आप से बांधने की कोशिश करो। फैंग हाई ने अपना हाथ हिलाया। उसकी हथेली में रखा चांदी का युद्ध परिधान तुरंत ली युआन की ओर उड़ गया। एक विचार के साथ ली युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों में हेरफेर किया, जिससे चांदी का युद्ध परिधान उसके सामने उतर आया। वह उसे छूने के लिए आगे बढ़ा। सिजल। ली युआन ने जल्दी से युद्ध परिधान पर अपने आध्यात्मिक निशान को अंकित किया और तुरंत मूल शक्ति ने उसकी उंगलियों का अनुसरण किया, परिधान में प्रवेश किया और संबंध प्रक्रिया को पूरा किया। हुश। एक विचार के साथ सिकाडा पंख के समान पतला युद्ध परिधान बहते पानी की तरह ली युआन की बाह में विलीन हो गया और उसके शरीर के साथ एक हो गया। तुरंत ही ली युआन की धारणा में चांदी का युद्ध परिधान चांदी की शक्ति की धाराओं में परिवर्तित हो गया, जो उसके शरीर के हर हिस्से में प्रवेश कर गया। अगले ही पल बूम, ली युआन का पूरा शरीर चांदी के युद्ध परिधान से ढका हुआ था और वह अचानक थोड़ा लंबा हो गया। उसके चेहरे की विशेषताओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली युआन के जीवनसार और आत्मा आभा दोनों में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। यदि ली युआन द्वारा पहले प्रदर्शित आभा संतुलित और सामंजस्यपूर्ण थी, और अब उसके पूरे शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी, मानो लोगों को हजारों मील दूर धकेल रही हो। शीतलता। व्यक्तित्व का संपूर्ण परिवर्तन। हा, प्रेत आत्मा परिधान वास्तव में शक्तिशाली है। फैंग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने आपको अपनी आंखों से बदलते नहीं देखा होता तो मैं शायद ही सोच पाता कि आप वास्तव में ली युआन हैं। ली युआन भी अपने दिल में काफी आश्चर्यचकित था। प्रिंसिपल, ये प्रेत आत्मा परिधान बहुत चमत्कारी है। पूरी तरह से मेरे शरीर में विलीन हो रहा है, जिससे मेरे जीवन और आत्मा की आभा पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति में बदल गई है। इसके अलावा यह मेरे असली सुरक्षात्मक युद्ध परिधान के उपयोग को प्रभावित नहीं करता है। ली युआन ने फिर से सोचा, स्टार परिधान को सक्रिय करते हुए काले युद्ध परिधान की एक परत उभरी, जिसने ली युआन को पूरी तरह से ढक लिया और भी अधिक राजसी आभा उत्सर्जित की। आमतौर पर केवल एक सुरक्षात्मक युद्ध परिधान का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ली युआन अब बिना किसी समस्या के स्टार परिधान और प्रेत आत्मा परिधान का एक साथ उपयोग कर रहा था। फैंटम स्पिरिट गारमेंट एक युद्ध गारमेंट की तरह दिखता है, लेकिन इसके मूल में यह वास्तव में एक सहायक खजाना है। फैंग हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विशेष रूप से आपके लिए एलायंस हाईरार्क द्वारा कुछ समय पहले प्राप्त किया गया था। यह एक अलग आत्मा आभा उत्सर्जित करते हुए आपकी आत्मा आभा को छिपा सकता है। आखिरकार बहुत से फ्लाइंग हेवन लेवल हैं जिन्होंने आपको देखा है, और अगर यह केवल दिखावा होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता और इसे आसानी से पहचाना जा सकता था। फैंग हाई ने कहा, इसके अलावा यान जिंग और लिन यू जैसे लोग जो स्पिरिट गन की असली पहचान जानते हैं, उन्हें बार बार चेतावनी दी गई है। वे आपका रहस्य लीक नहीं करेंगे। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। वास्तव में शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार आसानी से अपनी उपस्थिति बदल सकते हैं, लेकिन शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोगों के लिए खुद को छिपाना लगभग असंभव था। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित वायलेट एफ्लेक का परिवर्तन देखना आश्चर्यजनक है। उषा वेन्स के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। क्यों? आत्मा की आभा के कारण। दिव्य इंद्रिय से प्रभावित उड़ते हुए स्वर्ग के शक्तिशाली प्राणी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की आत्मा की आभा को याद रखेंगे। चाहे रूप कितना भी बदल जाए, आत्मा को छिपाना बहुत कठिन है।
ली युआन, प्रेत आत्मा परिधान के साथ अब आपके पास एक और पहचान है, आत्मा बंदूक, फैंग हाई ने कहा। इसलिए उजागर होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रेत आत्मा परिधान आपको केवल अर्धदिव्य स्तर तक ही छुपाता है, फैंग हाई ने कहा। यदि दुश्मन की आध्यात्मिक शक्ति अर्धदिव्य स्तर तक पहुंच जाती है तो वे आपके भेष को पहचानने में सक्षम हो सकते हैं। समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया। कोई भी खजाना अजेय नहीं है और ऐसे सहायक खजानों की शक्ति की स्वाभाविक रूप से एक सीमा होती है। हालांकि मिंगक्सू स्टार दायरे में संभवतः कोई अर्धदिव्य स्तर की शक्तियां नहीं थीं, और यहां तक कि 7 सितारा सभ्यता के भीतर भी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के अर्धदिव्य स्तर तक पहुंचने की संभावना कम थी। जहां तक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की बात है तो अर्धदिव्य स्तर की आत्मा का होना लगभग असंभव है। आगे बढ़ो, फैंग हाई ने ली युआन को देखा और हल्की आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पास जीवित रहने की एक बहुत मजबूत क्षमता है, लेकिन इस लड़ाई में मुझे तुमसे जीत की उम्मीद नहीं है। बस तीसरे और चौथे बेस पर विभिन्न टीमों की वापसी को कवर करना है और अंततः इन 2 रणनीतिक बिंदुओं को पकड़ना है। यह एक जीत होगी। जहां तक अंतिम खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा की बात है, हमें देखना होगा कि क्या अवसर सामने आते हैं। याद रखें, बचना ही सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर चीजें वाकई बचाने लायक नहीं हैं तो सीधे रास्ते से वापस दिया देश की ओर चले जाएं। ली युआन ने सिर हिलाया, फैंग हाई की उम्मीद और उसके लिए थोड़ी चिंता महसूस करते हुए। ये फैंग हाई का एक ऐसा पक्ष था जिसे उसने अतीत में शायद ही कभी दिखाया हो। एलायंस हाई रॉक की तुलना में प्रिंसिपल में मानवीय स्पर्श अधिक प्रतीत होता है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। वूश, ली युआन पलटा और तेजी से प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और धुंध भरी बारीक बारिश में गायब हो गया। फैंग हाई शून्य में खड़ा होकर उस दिशा को देख रहा था जिसमें ली युआन गायब हो गया था। वह कुछ सोच में खोया हुआ लग रहा था। वापस जब मैंने 9 पत्तियों वाले तारा क्षेत्र में प्रवेश किया, फैंग हाई ने मन ही मन आह भरी, मेरे शिक्षक मुझे विदा करने आए, संभवतः उन्हीं भावनाओं के साथ। फैंग हाई ने ली युआन को साधना के संबंध में कोई विशिष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया था, लेकिन उसने ली युआन को हर कदम पर बड़ा होते हुए देखा था और वह ली युआन से बहुत उम्मीदें रखता था। अल्पविराम। वूश, ली युआन स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। उसकी उपस्थिति प्रेतात्मा परिधान द्वारा पूरी तरह से छिपी हुई थी। वह युद्ध किले की ओर तेजी से बढ़ रहा था। छोटे भाई, आपकी सभ्यता का नेता वास्तव में प्रभावशाली है, यहाँ तक कि आयामी नदी में कई अधीनस्थों के लिए प्रेत दिव्य वस्त्र प्राप्त करने में भी कामयाब रहा है, एक ऐसी चीज जिसे करने के लिए कई महान शक्तियां संघर्ष करती हैं। ली युआन के दिमाग में स्वर्गीय संगीत जैसी आवाज उठी। प्रेत दिव्य वस्त्र। ली युआन चौंका। ये गुयू की आवाज थी। वह प्राचीन दिव्य महल में थी, फिर भी वह आसपास के क्षेत्र को महसूस कर सकती थी। डायमेंशनल रिवर में इस तरह के कई खजाने हैं। कई शक्तिशाली व्यक्ति बाहर यात्रा करते समय अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी तरह की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। गुयू की आवाज सुनाई दी। आप जिस प्रेत आत्मा परिधान का उपयोग कर रहे हैं वह प्रेत दिव्य परिधान श्रृंखला में सबसे निम्न श्रेणी का है, जो कि देवताओं और नश्वर दुनिया में निम्न स्थिति वाले लोगों के लिए है। लेकिन निम्न श्रेणी का होने का मतलब यह नहीं है कि यह सस्ता है, क्योंकि उच्च श्रेणी का तो आप वैसे भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। मुझे जो बात अजीब लगती है वह यह है, तुम्हारे ऊपर जो प्रेत आत्मा का वस्त्र है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने पहले देखा है, बहुत हद तक उन बड़े पैमाने पर उत्पादित खजानों जैसा। मुझे आश्चर्य है कि डोनफेंग जी को ये कैसे मिला। गुयू की आवाज में संदेश आया। ली युआन का दिल काफी सदमे में था। यदि इसका कार्य समान है तो इसे समझना आसान है, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर इसका महत्व पूरी तरह से अलग है और यह बहुत संयोग मात्र है। क्या यह एलायंस हाईरॉक डोनफेंग जी को दुर्घटनावश मिला था, या अन्य संभावनाएं भी हो सकती हैं? और मार्शल भगवान विरासत के बारे में सोच। किसी भी मामले में गुयू की आकस्मिक टिप्पणी ने ली युआन के दिल में कई अटकलें लगाईं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। ली युआन पहले ही उस युद्ध किले की ओर भाग चुका था जहां वह 1.5 साल पहले पहुंचा था, लेकिन पूरे अड्डे का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका था। बहन, मैं बाहरी आयामी सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला हूं, आपको यहां मेरा इंतजार करना चाहिए, ली युआन ने संदेश भेजा। बाह्य आयामी सितारा क्षेत्र में प्राचीन दिव्य महल ली युआन द्वारा ले जाए जाने पर स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता था। एक बार जब यह मालिकहीन हो गया तो प्राचीन दिव्य महल को फिर से दबा दिया जाएगा। ये स्टार दायरे के अदृश्य नियमों में से एक था। छोटे भाई, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी सभ्यता के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। गुयू की आवाज गूंजी, लेकिन मुझे आशा है कि तुम्हें यह भी याद होगा, तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। छोटे भाई, बहन 10,000 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें जिंदा वापस आना ही होगा। ठीक है। ली युआन का दिल गर्म हो गया और उसने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, बहन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जीवित वापस आऊंगा। मैं भविष्य में प्राचीन दिव्य महल पर वास्तव में नियंत्रण करूंगा।
वूश, लियुआन एक प्रकाश किरण में तब्दील हो गया और नीचे युद्ध किले की ओर बढ़ रहा था जो पागलपन भरे विस्तार से गुजर रहा था। धूल का एक अनाम कण उड़कर किलोमीटर ऊंचे आकाश में मंडरा रहा था। प्राचीन दिव्य महल के अंदर। डोंगफांग जी, इस 7 सितारा सभ्यता में महान रहस्य हो सकते हैं। पहले मैं भयंकर पंख वाले तारा क्षेत्र में फंसी हुई थी और अधिक जानने में असमर्थ थी। अब मैं अंततः आज़ाद हूँ। नंगे पैर लड़की हॉल में खड़ी थी। उसके नीचे सैकड़ों आकृतियां खड़ी थीं। जाना, पूरे ब्लू स्टार में खोज करो। मैं 7 सितारा सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहती हूँ, लड़की ने धीरे से कहा। कम से कम लियुआन के विकास का मार्ग प्रशस्त करो। उसकी मूल सभ्यता को समझो। यदि इस सभ्यता के शीर्ष स्तर के लोग भविष्य में लियुआन को धमकी देते हैं तो हम जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। याद रखें, अपने बारे में कुछ न बताएं, अभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करें। हाँ, युद्ध के देवता, नीचे सैकड़ों आकृतियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। लियुआन को कभी पता नहीं चला कि प्राचीन दिव्य महल को बाहर निकालकर उसने एक राक्षस को मुक्त कर दिया था। यही कारण था कि गुयू को कई लोगों द्वारा युद्ध के देवता के रूप में सम्मानित किया जाता था। उस समय गुयू ने प्राचीन मशाल देवता का अनुसरण किया और कई ग्रहों पर नियंत्रण किया। उसकी लौह मुट्ठी और क्रूरता से अनगिनत प्राणी कांप उठे। प्राचीन दिव्य महल की वास्तविक गहराई लियुआन की कल्पना से परे थी। अल्पविराम, नीचे विशाल युद्ध किले के भीतर कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को पहले ही आदेश मिल चुके थे। वे स्टार दायरे के प्रवेश बिंदु पर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब लियुआन वहां पहुंचा तो वह एक काले रंग का युद्ध परिधान पहने हुए था जिससे अत्यंत ठंडी आभा फैल रही थी। स्पिरिट गन, स्पिरिट गन, स्पिरिट गन, आपका स्वागत है। फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वे सभ्यता के इस पौराणिक प्रधान योद्धा के बारे में जानने को उत्सुक थे। यू सीनियर, लियुआन की आवाज़ ठंडी थी। समय बर्बाद मत करो, युद्ध की स्थिति गंभीर है। बेहतर होगा कि रास्ता खोल दो और मुझे तुरंत जाने दो। हाँ, ये हमारी गलती है। अग्रणी उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा, जिसका उपनाम यूं था, ने एक कड़वी मुस्कान दी, अपना सिर घुमाया और तुरंत चिल्लाया, मार्ग को तुरंत खोलो। गड़गड़ाहट, पास में स्थित भव्य धातु का दरवाजा खुला जिससे प्रकाश की तरंगों से भरा स्टार दायरे का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। जब लियुआन ने आखिरी बार इस स्टार दायरे के प्रवेश बिंदु को देखा था तब की तुलना में इसमें जबरदस्त परिवर्तन हुए थे। अधिक चौड़ा और अधिक लंबा। एक नज़र में लियुआन देख सकता था कि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 500 मीटर से अधिक रही होगी। वूश, लियुआन एक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया और बिना किसी बाधा के प्रकाश की लहर में प्रवेश कर गया। उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के समूह की इंद्रियों से शीघ्रता से गायब हो जाना। कितना अहंकार! हम भी उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा हैं जिनका स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया जाता है और फिर भी वह हमें डांटते हैं। उसने सचमुच हमें कोई सम्मान नहीं दिया, कुछ उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने धीरे से बड़बड़ाया। चुप रहो, उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा, जिसका उपनाम यूं था, ने भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में डांटा। स्पिरिट गन यहाँ लड़ने के लिए है। दूसरे लोग फैक्सिंग से यहाँ पहुंचे हैं। हम युद्ध में मौत के जोखिम का सामना किए बिना पीछे रह गए हैं। क्या हमें अब भी उनके बारे में बुरा बोलना चाहिए? उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का समूह तुरंत शांत हो गया। स्थिति की दृष्टि से उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा यून उनमें सबसे ऊंचा था। स्पिरिट गन आ गई है। ये हमारी सभ्यता का आखिरी तुरुप का पत्ता है। यूं उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा ने हल्की सी आह भरी। आशा करते हैं कि वह जीत जाए, अन्यथा। चैनल से गुजरने के कुछ समय बाद लियुआन पहले ही दूसरे छोर पर मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के नंबर 3 चौकी बेस पर पहुंच चुका था। बेशक यहाँ का नाम पहले ही बदलकर ब्राइट मून बेस हो चुका था। यह मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में 7 सितारा सभ्यता का मुख्य आधार था। स्वूश, जैसे ही लियुआन प्रवेश द्वार से बाहर निकलकर ऊंचे आकाश में उड़ा, उन्होंने जल्दी ही पाया कि 1 वर्ष पहले की तुलना में पूरे बेस में भारी परिवर्तन आ गए थे। ये बेस बहुत ही विस्तृत हो गया था, एक मध्यम आकार के शहर के समान, तथा एक अति बड़े आयुध कारखाने जैसा लग रहा था, जिसमें अनेक विमान आकाश में तैर रहे थे तथा उनकी सतह से प्रकाश निकल रहा था जो ये संकेत दे रहा था कि वे किसी भी क्षण उड़ान भर सकते हैं। सबसे अधिक आकर्षक विशेषता थी 200 मीटर व्यास का उड़न तश्तरी लड़ाकू विमान जो बेस के केंद्र के ऊपर आकाश में तैर रहा था। जैसे ही लियुआन पहुंचा, एड्स बाय पब फ्यूचर, स्वूश स्वूश स्वूश, बेस के केंद्र में एक विशाल उड़न तश्तरी लड़ाकू जेट से लगभग 10 आकृतियां उड़ीं। उससे मिलने के लिए सीधे उसकी ओर उड़ रहे थे। वे उड़ सकते थे, इससे इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि वे या तो उड़ने वाले स्वर्ग योद्धा थे या सच्चे इरादे वाले प्रधान योद्धा। स्पिरिट गन, आप आखिरकार आ ही गए। उनके चेहरों पर खुशी की झलक थी, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति कुछ उलझन में दिख रहा था। लियुआन पूरी तरह से काले युद्ध परिधान में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से छिपा हुआ था। लुओचान, लियुआन की आवाज़ ठंडी थी जब उसने काले कपड़े वाली महिला को पुकारा जो समूह का नेतृत्व कर रही थी।
ये लुओ चान था। वह मिंगक्सू स्टार दायरे में ब्राइट मून बेस के 3 कमांडरों में से एक थी। हालांकि लुओ चान के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखी, क्योंकि एक आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजी, लुओ चान, ये ली युआन है। मैं बस अपनी पहचान छिपा रहा हूँ, घबराओ मत। समझ गई, लुओ चान ने तुरंत जवाब दिया। उसकी उड़ती हुई स्वर्ग स्तर की आत्मा ने ली युआन की आत्मा की आभा में अंतर महसूस किया। वास्तव में उससे पहले ही स्पिरिट गन के बारे में निर्देश प्राप्त हो चुका था, क्योंकि वह जानती थी कि दूसरा पक्ष छद्मवेश में होगा। फिर भी लुओ चान ने कभी नहीं सोचा था कि यह भेष इतना वास्तविक होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, स्पिरिट गन, ये टेवरेस है, ये लुवान म्यू है, ये है अल्पविराम। लुओ चान ने बारी बारी से प्रत्येक का परिचय ली युआन से कराया। इन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं और सच्चे इरादे वाले प्रधान योद्धाओं ने भी ली युआन को उत्सुकता से देखा। ये ली यांग है, जो हाल ही में फ्लाइंग हेवन वॉरियर बन गया है। लुओ चान ने आखिरी बड़े और मजबूत आदमी का परिचय कराया। नमस्ते स्पिरिट गन, उस मजबूत आदमी ने काफ़ी विनम्रता दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया तथा बाहर से शांत भाव बनाए रखा, लेकिन वास्तव में ली युआन का दिल अवर्णनीय भावनाओं से भरा था। ये हट्टा कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि उनके कॉलेज के प्रोफेसर ली यांग थे, जो कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के 6ठे संस्थान के पूर्व डिप्टी डीन थे। 1 साल पहले ही ली युआन की सहायता से ली यांग ने अपने कौशल को 5वें चरण की पूर्णता में उन्नत किया था। कुछ ही समय बाद वह विशेष प्रशिक्षण के लिए फेक्सिंग चला गया। लेकिन ली युआन ने कभी नहीं सोचा था कि ली यांग मिंगक्सू स्टार दायरे में आगे बढ़ने का विकल्प चुनेगा। यह विकल्प, इसका तात्पर्य यह था कि ली यांग हमेशा के लिए मिंगक्सू स्टार दायरे में फंस गया होगा। ऐसा चुनाव करने के लिए साहस की आवश्यकता थी, लेकिन ली युआन ज्यादा कुछ नहीं बता सका। उसके ज्ञान के अनुसार 7 सितारा सभ्यता के 20 से ज्यादा प्राइम योद्धा मिंगक्सू स्टार दायरे में उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा बन गए थे। ली यांग इन अनेक लोगों में से एक थे। रॉब सागर सितारा क्षेत्र की तुलना में मिंगक्सू सितारा क्षेत्र वास्तव में कहीं अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण था। यू जिंगे के बारे में क्या कोई खबर? ली युआन ने ठंडी आवाज में पूछा और मुख्य सवाल उठाया। शीतलता वह व्यक्तित्व था जिसे उसने स्पिरिट गन के लिए स्थापित किया था, ताकि वह कम से कम बातचीत कर सके और अपने छद्मवेश को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रख सके। अभी भी कोई खबर नहीं। 24 अगस्त के बाद से जब यूजिंगे अकेले मिंग माउंटेन के बाहरी इलाके में एरिया 67 में घुसा, तब से कोई संदेश नहीं मिला है। हम केवल ये पुष्टि कर सकते हैं कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन उससे संपर्क करना असंभव है, लुओ चान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इसके तुरंत बाद 27 अगस्त से मिंग माउंटेन के 3 महान जानवर सम्राटों में से एक स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट और उसके असंख्य उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों ने हम पर और तियानलियांग सभ्यता पर एक उन्मत्त हमला शुरू कर दिया। हमारा नुकसान भारी है। कई परिधीय ठिकानों को उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ली युआन ने ध्यानपूर्वक सुना। यदि यू जिंगे लापता नहीं होता और उसके पास केवल एक गुप्त खजाना होता जो उसके जीवित होने की पुष्टि करता, जिसके मिंग पर्वत की गहराई में फंसे होने का संदेह था, तो शायद 7 सितारा गठबंधन के उच्च अधिकारियों ने उसे बुलाने में जल्दबाजी नहीं की होती। अन्य उड़ते स्वर्ग स्तर की ताकतों के बारे में क्या? ली युआन की नज़र उस पर पड़ी। पिछले डेटा के आधार पर पूरे ब्राइट मून बेस में 20 से अधिक फ्लाइंग हेवन लेवल बल होने चाहिए थे। वुमनोग और अन्य लोग परिधि पर गश्त कर रहे हैं तथा बेस की ओर वापस लौट रही कई टीमों की सुरक्षा कर रहे हैं। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। पिछले वर्ष से 7 सितारा सभ्यता मिंगक्सू सितारा क्षेत्र की जांच में गहराई से जुटी हुई थी, सितारा क्षेत्र की गहरी समझ हासिल कर रही थी और यहां तक कि कई उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के साथ संवाद भी कर रही थी। आखिरकार उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों की बुद्धि बहुत अधिक होती है, और एक बार जब उन्होंने दिव्य ज्ञान विकसित कर लिया तो वे आसानी से दिव्य ज्ञान का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं, भले ही वे एक आम भाषा साझा न करते हों। दिव्य ज्ञान भाषा की तुलना में संचार की एक अधिक उन्नत विधि है। अब तक 7 सितारा सभ्यता को एक मोटा समझ मिल चुकी थी। मिंगक्सू स्टार क्षेत्र या मिंग माउंटेन के आसपास 3 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विदेशी जानवर बल थे। प्रत्येक सेना का नेतृत्व एक शक्तिशाली जानवर सम्राट द्वारा किया जाता था, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट, असंख्य तराजू जानवर सम्राट और 1000 आंखों वाला जानवर सम्राट। अब तक 7 सितारा सभ्यता के किसी भी मजबूत सदस्य ने 3 महान जानवर सम्राटों में से किसी को भी नहीं देखा था, और केवल मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि वे कम से कम फ्लाइंग हेवन पीक योद्धा थे। 3 महान जानवर सम्राटों ने अब तक कभी भी मिंग पर्वत नहीं छोड़ा था। वास्तव में इससे पहले कि यू जिंगे और अन्य लोग मिंग माउंटेन के बाहरी इलाके में एरिया 67 में प्रवेश करते, हालांकि 7 सितारा सभ्यता ने उत्तरोत्तर विस्तार किया था और स्थानीय ताकतों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया था। अभी तक कोई बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था।
पिछले एक साल से सेवन स्टार और तियानलियांग सभ्यताएं एक दूसरे को मार रही थीं। सेवन स्टार सभ्यता लगातार स्थानीय ताकतों के साथ एक बड़े युद्ध से बच रही थी। उनकी विस्तार दिशा भी मिंग पर्वत से दूर थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, उनका लक्ष्य तब तक ताकत जमा करना था जब तक कि वे पर्याप्त मजबूत न हो जाएं, कम से कम तियानलियांग सभ्यता को बाहर निकालने के बाद स्थानीय बलों के कई उड़ते स्वर्ग विदेशी जानवरों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। अप्रत्याशित रूप से एक विनाशकारी हमला हुआ। अब तक सेवन स्टार सभ्यता के उच्च स्तरीय अधिकारियों को यह स्पष्ट नहीं था कि स्थानीय बलों का अचानक बड़े पैमाने पर हमला युजिंगे के लापता होने से संबंधित था या नहीं। हाल ही में हुआ महायुद्ध भी 2 चरणों में विभाजित हो गया। पहला चरण वह था जब स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के नेतृत्व में सैकड़ों उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों ने 2 सभ्यताओं द्वारा स्थापित विभिन्न अग्रिम चौकियों और छोटे युद्ध ठिकानों पर पागलपन से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप भारी जनहानि हुई। इन ठिकानों में मौजूद कई योद्धा और आम लोग भाग गए। दूसरे चरण में दोनों सभ्यताओं की कई उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की ताकतें इन उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के खिलाफ लड़ रही थीं और उन्हें कई भागने वाले योद्धाओं और साधारण लोगों का पीछा करने से रोक रही थीं। युद्ध का दूसरा चरण आज तक जारी है। 1 दर्जन से अधिक फ्लाइंग हेवन लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स ने पहले भी ब्राइट मून बेस पर हमला करने की कोशिश की थी, लुओ चान ने कहा। केवल वे हमारे चौथे क्रम के युद्धपोत द्वारा रोक दिए गए थे। हमने युद्धपोत की मुख्य तोपों का उपयोग 2 फ्लाइंग हेवन स्तर के विदेशी जानवरों को मारने और सबसे शक्तिशाली 33वें स्तर के फ्लाइंग हेवन विदेशी जानवर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया। लुओ चान ने दूरी पर एक उड़न तश्तरी के आकार के युद्धपोत की ओर इशारा किया। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया। चौथे क्रम का युद्धपोत आज तक 7 सितारा सभ्यता द्वारा विकसित सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है, जो आमतौर पर एक अर्धदेव का वाहन होता है। उदाहरण के लिए, फैंग हाई का जहाज वास्तव में एक चौथे क्रम का युद्धपोत था। चौथे क्रम के युद्धपोत की मुख्य तोप एक अत्यंत शक्तिशाली मूल शक्ति हथियार है, जिसमें आश्चर्यजनक शक्ति है। सिद्धांत रूप में एक ही गोली से फ्लाइंग हेवन पीक योद्धा को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत है और वास्तविकता में एक साधारण फ्लाइंग हेवन योद्धा को भी मारना आसान नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर, सबसे पहले चार्ज करने की आवश्यकता है। एक लंबा चार्ज समय आवश्यक है और कोई भी उड़ता हुआ स्वर्गीय योद्धा जो मूर्ख नहीं है, खतरे को भांपते ही जल्दी भाग जाएगा। दूसरे, जब कोई उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा करीब पहुंच जाता है तो उसके लिए युद्धपोत की बाहरी परत पर मौजूद कई हथियारों को नष्ट करना आसान हो जाता है। मुख्य बात यह है कि पूरे 7 सितारा सभ्यता में ऐसे युद्धपोत बहुत अधिक नहीं हैं। जहां तक ली युआन को पता था, 4 मुख्य युद्ध ठिकानों में से प्रत्येक में एक चौथे क्रम का युद्धपोत तैनात किया गया था। फिर भी पहले 2 ठिकानों पर अभी भी कब्जा था और उन 2 चौथे क्रम के युद्धपोतों को पीछे हटना पड़ा, जिनमें से एक को भारी क्षति हुई। ब्राइट मून बेस केवल बड़ी संख्या में फ्लाइंग हेवन स्तर की सेनाओं और चौथे क्रम के युद्धपोत पर भरोसा करके ही अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। इस तरह वे बड़ी संख्या में उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों से बचने में सफल रहे। एक भी चतुर्थ श्रेणी का युद्धपोत अकेले ही असंख्य उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों के आक्रमण को रोक नहीं सकता था। आक्रमण का सामना करना तो दूर की बात थी। अभी कितने लोग गश्त पर हैं? ली युआन ने पूछा। 14, लुओ चान ने उत्तर दिया। हमारे पास कुल 22 फ्लाइंग हेवन लेवल शक्तियां हैं और हम घूमते हैं। जब अन्य लोग गश्त पर नहीं होते हैं तो वे ब्राइट मून बेस की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उड़ने वाले स्वर्ग विदेशी जानवरों की बड़ी संख्या के कारण आकाश में बहुत सारे लक्ष्य हैं, इसलिए हम बहुत अधिक उड़ने वालों को तैनात करने की हिम्मत नहीं कर सकते। बहुत से लोग केवल छोटी छोटी टीमें बनाकर ही जमीन पर भाग सकते हैं। लुओ चान ने कहा, वर्तमान में सड़क पर हजारों लोग हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य फ्लाइंग हेवन लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स को रोकना और कुछ उड़ने वाले जानवरों को मारने की कोशिश करना है। ली युआन अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। मिंगक्सू तारा क्षेत्र में उड़ने वाले विदेशी जानवरों की विशाल संख्या सबसे भयावह चीज थी तथा बड़ी संख्या में साधारण योद्धाओं और नागरिकों के लिए दुष्स्वप्न थी। इससे पहले कि स्थानीय सेना जवाबी हमला करती, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मिंग पर्वत ने इतने सारे द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों और उड़ते स्वर्ग योद्धाओं को छिपा रखा है। कई परिधीय ठिकानों को मूल रूप से प्रजनन क्षेत्रों के रूप में विकसित करने और गढ़ के रूप में काम करने का इरादा था। वर्तमान पूर्ण युद्ध के तहत उन्हें केवल खाली ही किया जा सकता था। ली युआन ने घोषणा की, मेरे अधिकार को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करें। उसकी नज़र लोगों पर पड़ी। उसी समय मुझे किसी भी संकट संकेत के बारे में सूचित करें और 14 उड़ते स्वर्ग स्तर के योद्धाओं की स्थिति को मेरे साथ समन्वयित करें। मुख्य अड्डे नष्ट हो गए हैं, लेकिन वहां संदेश भेजने वाले उपकरण पूरी तरह खराब तो नहीं हो गए होंगे, है ना? अभी तक उनमें कोई खराबी नहीं आई है, लेकिन ब्राइट मून बेस से 10,000 किलोमीटर से आगे सिग्नल रुक रुक कर आ रहा है। लुओ चान ने सिर हिलाया। उसने तुरंत प्राधिकरणों को समायोजित करना शुरू कर दिया। ली युआन को भी नोटिस मिला। यहाँ रहना जारी रखो और अपनी पिछली रोटेशन योजना का पालन करो। ली युआन की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी।
मैं अकेले काम करूंगा और स्थिति के आधार पर तुम्हें आदेश जारी करूंगा। हाँ, लुओ चान ने कहा। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और उनमें सबसे शक्तिशाली होने के कारण स्पिरिट गन को स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। वूश, ली युआन आकाश में उड़ गया, उसकी गति लगातार बढ़ती जा रही थी और वह जल्दी ही प्रकाश की एक काली लकीर में बदलकर दूर शून्य की ओर बढ़ रहा था। बैकवर्ड, पहला कदम अतिरिक्त 21_2। बैकवर्ड, ऐसी अविश्वसनीय गति। उसकी अंतिम गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक रही होगी। इतनी तेजी। स्पिरिट गन, क्या ये वास्तव में सिर्फ एक प्राइम वॉरियर है? टावरेस, लियांग और फ्लाइंग हेवन स्तर के योद्धाओं का ये समूह सभी कुछ हद तक हैरान थे। यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित कुछ फ्लाइंग हेवन मार्शल आर्टिस्ट भी वेग के मामले में ली युआन की गति से मेल नहीं खा सके। इससे पहले उन्होंने स्पिरिट गन के बारे में सुना था, लेकिन जिया कंट्री द्वारा प्रचारित वीडियो में वास्तविक युद्ध फुटेज बहुत कम थे। उपस्थित लोगों को ली युआन की क्षमताओं की कोई प्रत्यक्ष समझ नहीं थी। केवल लुओ चान ही अपेक्षाकृत शांत थी। उसने ली युआन को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हुए देखा था और अच्छी तरह जानती थी कि वह कितना डरावना था। हालांकि उसे यह स्पष्ट अनुभूति हो रही थी कि ली युआन की ताकत रॉब सागर में हुए महान युद्ध के दौरान की तुलना में और भी अधिक हो गई थी। अल्पविराम, आकाश में 2 सूर्य ऊंचे लटक रहे थे। भूमि के किनारे पर ऊंचा मिंग पर्वत खड़ा था। वूश, ली युआन अत्यंत कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहा था। कभी कभी अपनी अद्भुत दृष्टि से वह जमीन पर कुछ बड़े युद्ध दृश्यों को देख लेते थे। कई विदेशी जानवरों की लाशें, साथ ही मानव शरीर और कभी कभी रोबोट और युद्धपोतों के गिरे हुए मलबे देखे जा सकते थे। यह अत्यंत क्रूर था। उड़ती सर्प घाटी, ली युआन अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उड़ रहा था और जल्द ही वह उड़ते सर्प घाटी में पहुंच गया, जहां कभी जाया जाता था। अब ये खंडहर बन चुका था और अब इस पर किसी का अधिकार नहीं था। अनेक मलबे और शवों को देखकर ली युआन का हृदय करुणा से भर गया तथा उसका क्रोध और हत्या का इरादा और भी प्रबल हो गया। संदेश के अनुसार उन्मत्त हमलों के पहले दौर में उन्होंने हमारे और तियानलियांग सभ्यता के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया और स्थानीय फ्लाइंग हेवन स्तर के अधिकांश विदेशी जानवर पीछे हट गए। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अब यह मुख्य रूप से द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर हैं जो भागने की कोशिश कर रहे मनुष्यों को काट रहे हैं। मारना। सबसे पहले अलग अलग ठिकानों से भागकर आए सभी इंसानों को वापस 2 बड़े ठिकानों पर ले जाओ। ली युआन की आंखों में हत्या करने की इच्छा चमक उठी। फिर तियानलियांग सभ्यता के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करो। अंत में जब सब कुछ सुरक्षित हो जाए तो मिंग माउंटेन की ओर बढ़ो। यूजिंगे के गायब हो जाने से ली युआन अपने दिल में काफी चिंतित था, लेकिन ली युआन जानता था कि अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं है। मिंग माउंटेन के 3 महान जानवर सम्राट संभवतः उड़ते स्वर्ग शिखर के योद्धा थे। पूर्ण निश्चितता के बिना मिंग माउंटेन के मुख्य क्षेत्र में जल्दबाजी में प्रवेश करने से आसानी से मौत हो सकती थी। मिंग पर्वत बहुत रहस्यमय था। कुछ ही समय में ली युआन ने फ्लाइंग सरपेंट वैली के क्षेत्र को पार कर लिया, जो ब्राइट मून बे से लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। हम उस दिशा में 200 किलोमीटर दूर एक संकट संकेत है। ली युआन लगातार अपने स्मार्ट रिंग पर संदेशों को महसूस कर रहा था और जल्दी से सटीक स्थान का पता लगा रहा था। धमाका। ली युआन ने दिशा बदल ली। उसकी गति और भी बढ़ गई और अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने की जहमत न उठाते हुए वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और भाग गया। अल्पविराम। फैली हुई और लहरदार विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में वहां हजारों की संख्या में घनी भीड़ थी जो भयंकर युद्ध में संलग्न थी। इनमें मानव युद्ध कलाकारों की आकृतियां थीं, साथ ही काफी संख्या में यांत्रिक योद्धा की आकृतियां भी थीं। बेशक सबसे अधिक संख्या में विदेशी जानवर थे। सभी तरफ से आ रहे बड़े प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवरों के झुंड इन मानव मार्शल कलाकारों पर बेतहाशा हमला कर रहे थे। ये प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवर, जिनमें से प्रत्येक के 4 मजबूत खुर थे और जो शल्कों और कवच से ढके हुए थे, अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। उनमें से प्रत्येक बिजली की तरह तेज था, जो भयंकर रूप से काटता और फाड़ता था। लगभग 100 मानव मार्शल कलाकार हताश होकर डटे हुए थे। व्यक्तिगत शक्ति के संदर्भ में ये मानव मार्शल कलाकार इन विदेशी जानवरों से कहीं आगे थे तथा इनकी सहायता के लिए बहुत से निर्भीक यांत्रिक योद्धा थे, लेकिन फिर भी विदेशी जानवर बहुत अधिक थे। वे असंख्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका कभी अंत ही न हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि पूरे युद्ध में सबसे क्रूर लड़ाके वे 4 द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा थे। गर्जना। बूम। 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 10 मीटर से अधिक थी, वे तेज और बेहद मजबूत थे। केंद्रीय मानव प्राइम वॉरियर पर भयंकर हमला कर रहे थे। बैकवर्ड। बैकवर्ड। आह। चांदी के लड़ाकू कवच से सुसज्जित विशालकाय मानव प्रधान योद्धा नुओ फैन दहाड़ उठा जब उसने अपने लड़ाकू कृपाण को बार बार घुमाया और 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को मारने का प्रयास किया। बैकवर्ड। बैकवर्ड।
लेकिन ये 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर अविश्वसनीय रूप से चालाक थे और उन्होंने उससे सीधे टकराव नहीं किया, बल्कि वे उसे युद्ध में उलझाए रहे। बैकक्वोट पुची बैकक्वोट कुछ ही दूरी पर एक मानव मार्शल कलाकार ने गलती कर दी और उसके शरीर को अनेक विदेशी जानवरों ने फाड़ डाला। बैकक्वोट ज़ांग चोंग नुओ फैन की आंखें क्रोध से जल उठीं, उसका दिल खून से लथपथ हो गया और वह हताश होकर लड़ रहा था। बैकक्वोट वह 25वें स्तर का प्रधान योद्धा था। यदि आमने सामने की लड़ाई होती तो वह किसी भी द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर को मार सकता था। बैकक्वोट लेकिन एक साथ काम कर रहे 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों के सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बैकक्वोट अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। बैकक्वोट हम आखिरकार चौकी बेस से भाग निकले, स्वर्ग में उड़ने वाले विदेशी जानवरों का पीछा करने से बच निकले और हम लगभग ब्राइट मून बेस पर पहुंच चुके हैं। क्या हम यहां मरने वाले हैं? नुओ फैन ने अपने दांत पीस लिए। बैकक्वोट जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, न केवल नुओ फैन बल्कि कई मानव मार्शल कलाकार निराशा के कगार पर पहुंच गए। बैकक्वोट अचानक बैकक्वोट धमाका, ऊंचे आसमान से एक भयानक आभा उतरी और अगला दृश्य इन मानव मार्शल कलाकारों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गया। बैकक्वोट हुश बैकक्वोट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बैकक्वोट पतली हवा से मिट्टी के समान पीले रंग की धाराएं उत्पन्न हुईं और तुरंत बाद वे घनीभूत होकर कांटों की बौछार जैसी दिखने लगीं, जो तेजी से सब कुछ बहा ले गईं। बैकक्वोट परिवर्तन बहुत जल्दी आया। बैकक्वोट इतनी तेजी से कि अधिकांश मानव मार्शल कलाकार और प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। बैकक्वोट पुची प्रत्येक क्रूर प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवर की खोपड़ी में स्पाइक जैसी मिट्टी की पीली धाराएं तुरंत घुस गईं, खून के छींटे। बैकक्वोट पलक झपकते ही लुढ़कती पीली मिट्टी की धाराएं गुजर गईं और हजारों प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवर नष्ट हो गए। बैकक्वोट गर्जना। बैकक्वोट मरु 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर जो नुओ फैन को घेरे हुए थे, इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए और प्रकाश की लकीरों में बदल गए, दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। बैकक्वोट फुट बैकक्वोट आकाश और पृथ्वी पर भाले की रोशनी की कई चमकदार धाराएं फैल गईं। बैकक्वोट भाले की रोशनी की एक किरण नुओ फैन के ठीक सामने से गुजरी और उस रोशनी में निहित भयानक शक्ति ने उसके दिल को कांप दिया। बैकक्वोट गर्जना 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों ने सहज रूप से अपनी मूल शक्ति को अपने बाहरी हिस्सों पर केंद्रित किया और उन पर पड़ने वाले भयानक भाले के प्रकाश का सामना करने का प्रयास किया। बैकक्वोट पोह बैकक्वोट 3 द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर चाहे अपने पंजों से रोक रहे हों या चकमा देने के लिए अपने शरीर को मोड़ रहे हों, अगले ही पल भाले की रोशनी से टुकड़े टुकड़े हो गए। अंगों के अनगिनत टुकड़े विस्फोटक रूप से नीचे बरस रहे थे। बैकक्वोट अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फॉरकास्ट्स। बैकक्वोट उस क्षण से वे पहाड़ जो अभी तक भीषण नरसंहार का दृश्य थे, पूरी तरह शांत हो गए। बैकक्वोट वह क्या है? बैकक्वोट एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा। ये तभी था। बैकक्वोट नुओ फैन और अन्य लोगों ने ऊपर देखा तो एक व्यक्ति काले रंग का युद्ध परिधान पहने हुए जमीन से 100 मीटर ऊपर हवा में खड़ा दिखाई दिया। बैकक्वोट उस आकृति से एक अनैच्छिक प्रबल आभा निकल रही थी, जो वहां उपस्थित सभी मानव मार्शल कलाकारों की आत्माओं को दबाती प्रतीत हो रही थी। बैकक्वोट उस पल में बैकक्वोट नुओ फैन और अन्य लोगों के दिलों में ये काले कपड़े वाली आकृति एक देवता जैसी थी। बैकक्वोट सभी विदेशी जानवर मारे जा चुके हैं, ब्राइट मून बेस की ओर बढ़ते रहो। उदासीन आवाज पहाड़ों के बीच से गूंज उठी। बैकक्वोट इसके साथ ही काले कपड़े वाला व्यक्ति जाने के लिए तैयार हो गया। बैकक्वोट बड़े साहब, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? नुओ फैन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। बैकक्वोट धमाका। बैकक्वोट काले रंग की आकृति पहले ही प्रकाश की एक किरण में बदल चुकी थी और बहुत दूर जा चुकी थी, और उसी समय ऊपर से एक आवाज नीचे तक फैली, स्पिरिट गन। बैकक्वोट स्पिरिट गन। बैकक्वोट क्या ये वही स्पिरिट गन है जिसके बारे में हाल ही में समाचारों में बताया गया था कि उसने रॉबसी स्टार रियल में एलियन जाति पर बड़ी जीत हासिल की है? बैकक्वोट टियानलियांग सभ्यता का नंबर 1 प्रधान योद्धा। बैकक्वोट वह स्पिरिट गन है। मानव मार्शल कलाकारों का समूह एक साथ हैरान और उत्साहित था, साथ ही मौत से बाल बाल बचने की खुशी भी थी।
पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से 7 सितारा सभ्यता ने मिंगक्सू सितारा क्षेत्र की मूल शक्तियों को कम करके हाका और तियानलियांग सभ्यता के साथ महान युद्ध में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। परिणामस्वरूप 7 सितारा सभ्यता ने परिधीय क्षेत्रों में दर्जनों साझा अड्डे और सैकड़ों चौकियां स्थापित कीं। समृद्धि का दृश्य। हालांकि जब मिंग माउंटेन में छिपे हुए कई उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर उतरे तो यह आपदा का कारण बन गया। यहां तक कि 7 सितारा सभ्यता के कई उड़ते स्वर्ग योद्धाओं ने स्थानीय उड़ते स्वर्ग विदेशी जानवरों को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तुरंत लामबंद हो गए, फिर भी वे हमले का सामना नहीं कर सके। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई, जिसमें ट्रू इंटेंट का प्रयोग करने वाले प्रधान योद्धा मारे गए तथा मानव फ्लाइंग हेवन मार्शल आर्टिस्ट युद्ध में मारे गए। लेकिन बड़ी संख्या में उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवर भी गिर गए। हालांकि देशी उड़ते स्वर्ग के विदेशी जानवरों की विशाल संख्या प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों की बड़ी संख्या के साथ मिलकर 29 अगस्त से सर्वोच्च कमान के आदेश के तहत 7 स्टार सभ्यता के मार्शल आर्टिस्ट और विभिन्न परिधीय ठिकानों में नागरिकों ने पिछले वर्ष की विस्तार उपलब्धियों को पूरी तरह से त्याग दिया और पूर्ण पैमाने पर पीछे हटना शुरू कर दिया। हकीकत में यह एक शानदार पलायन था। अल्पविराम। सौभाग्य से शायद स्टार दायरे की मूल सेनाएं मौत से लड़ना नहीं चाहती थीं, या शायद 7 सितारा सभ्यता के जवाबी हमले, विशेष रूप से चौथे क्रम के युद्धपोतों की मुख्य तोप शक्ति ने उन उड़ते स्वर्ग के विदेशी जानवरों को भयभीत कर दिया था। साथ ही तियानलियांग सभ्यता की ओर से भी जोरदार जवाबी हमले हुए। 7 सितारा सभ्यता के पुनर्तः पीछे हटने के बाद अनेक स्थानीय उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों ने लगातार आक्रमण करना बंद कर दिया। कुछ उड़ते स्वर्ग के विदेशी जानवरों को छोड़कर अधिकांश मिंग पर्वत पर लौट आए हैं, लेकिन ये कुछ उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों की एक बड़ी संख्या अभी भी हजारों पीछे हटते हुए 7 सितारा मानव योद्धाओं के लिए एक दुर्स्वप्न के समान हैं। कई मानव मार्शल कलाकारों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें मार डाला गया तथा भागने वाले कई समूहों को नष्ट कर दिया गया। वू मनोंग, लुओ चान, एन योंग्या, लियांग और अन्य तैनात फ्लाइंग हेवन पावरहाउस जैसे लोग अंतिम 2 युद्ध ठिकानों पर कब्जा बनाए रखने के साथ साथ वे लगातार दिन रात गश्त भी कर रहे थे। उन्होंने पीछे हट रहे सैनिकों की रक्षा की तथा ये सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया कि वे सुरक्षित रूप से ब्राइट मून बेस या किसी अन्य मिंग हॉट बेस पर वापस जा सकें। वे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, फिर भी स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई थी। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों का सामना करते हुए वे उन्हें आसानी से मार सकते थे, लेकिन जब फ्लाइंग हेवन स्तर के विदेशी जानवरों का सामना करना पड़ता तो ये मानव फ्लाइंग हेवन योद्धा खुद को गंभीर खतरे में पाते। सिर्फ एक ही नहीं गिरा था, इसलिए 7 सितारा सभ्यता के उड़ते स्वर्ग के योद्धा ज्यादातर 3 या 4 के समूहों में गश्त करते थे। दूसरों को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अल्पविराम। 30 अगस्त तक दूसरे दिन भव्य वापसी योजना शुरू हुई। स्पिरिट गन अंततः आ पहुंची। 7 सितारा सभ्यता के इस प्रथम प्रधान योद्धा ने रॉब सी स्टार दायरे में महान युद्ध के 2 महीने से भी कम समय बाद एक बार फिर अपनी भयानक युद्ध शक्ति का खुलासा किया। मार डालो, मार डालो। उनकी उड़ान की गति अन्य उड़ने वाले योद्धाओं से कहीं अधिक थी, जो आश्चर्यजनक रूप से 1768 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। उसके पास कोई सहायक नहीं था, वह एक व्यक्ति की सेना थी। उसकी शक्ति बहुत प्रबल थी, वह किसी भी संभावित घात की चिंता किए बिना बेलगाम होकर आक्रमण करता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिर्फ एक दिन में स्पिरिट गन ने 26 बार कार्य किया, जिससे 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों को उसने मार गिराया और उनकी संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। एक शक्तिशाली डोमेन। एक बार वहां पहुंचने पर वह एक ही विचार से सैकड़ों या हजारों विदेशी जानवरों को नष्ट कर सकता था। चाहे वे साधारण प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवर हों या शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तरीय विदेशी जानवर हों, सभी को बहाकर ले जाया गया। उसे कोई नहीं रोक सका। अल्पविराम। जब इस युद्ध की खबर जिया देश तक पहुंची तो पूरा देश हिल गया और एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किया गया। स्पिरिट गन, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, सभ्यता का पहला प्रधान योद्धा। पूरा जिया देश और यहां तक कि पूरा ब्लू स्टार भी कांप रहा था। अनगिनत लोग बेहद उत्साहित थे, विशेषकर वे लोग जिनके परिवार और मित्र मिंगक्सू स्टार दायरे में फंस गए थे। वे इतने दुखी हुए कि रो पड़े, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मिंगक्सू स्टार क्षेत्र से लगातार विनाशकारी समाचार आ रहे थे, एक के बाद एक हार, जिसने जिया देश के सैन्य और मार्शल कलाकारों और ब्लू स्टार के सभी देशों को लगभग हतप्रभ कर दिया। हताहतों की भयावह संख्या किसी का भी दिल दहला सकती है। अब स्पिरिट गन के आश्चर्यजनक उद्भव और सभी दिशाओं में मारकाट के कारण इसने असंख्य लोगों को आशा प्रदान की है। कम से कम इससे यह आशा जगी कि अधिक लोग बच जाएंगे और वापस लौटेंगे। अल्पविराम। मिंगक्सू स्टार दायरे के अंदर
शायद ये ली युआन का बड़े पैमाने पर नरसंहार था, या शायद स्थानीय फ्लाइंग हेवन बलों ने लंबे समय से इसकी योजना बना रखी थी। जैसे ही घड़ी ने 31 अगस्त बजाया, ली युआन ने एक बार फिर एक मानव टीम को बचाया। उसे अभी तक दूर तक उड़ने का मौका भी नहीं मिला था। दो उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर अचानक प्रकट हुए और उड़ते हुए स्वर्ग की शक्तियों की लड़ाई एक पल में भड़क उठी। जमीन पर स्पिरिट गन। यह उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवर हैं। दो उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर निश्चित रूप से स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के कबीले के मुख्य सदस्य हैं। जिसने हमारा बेस तोड़ा वह काला सांप था, ये निश्चित रूप से वही है। मानव मार्शल आर्टिस्ट टीम, जिन्हें अभी अभी बचाया गया था, जंगल में भागते हुए भाग रहे थे, लेकिन वे आकाश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जहां महान युद्ध चल रहा था। वे उत्साह, घबराहट और चिंता का मिश्रण थे। हाँ, स्पिरिट गन वास्तव में शक्तिशाली थी, लेकिन वे दो अत्यंत भयानक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर थे। क्या वह जीत सकता है? स्पिरिट गन, तुम्हें जीतना ही होगा, सभी मानव मार्शल कलाकारों ने चुपचाप प्रार्थना की। अल्पविराम, क्योंकि यह ब्राइट मून बेस से 500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। इस युद्ध की शुरुआत एक बचाव हवाई अंतरिक्ष लड़ाकू विमान द्वारा सटीक रूप से की गई थी, जो तेजी से वहां आ रहा था। लाइव फुटेज को सीधे ब्राइट मून बेस स्थित कमांड सेंटर पर भेजा गया। वू मनोंग, एन योग्या और अन्य लोग, जो ड्यूटी से बेस पर वापस आए थे, इस दृश्य को ध्यान से देख रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह काला सांप कम से कम 32वें स्तर का है, लेकिन इसकी स्टार तकनीकें बहुत साधारण हैं। इसे संभवतः मध्य उड़न स्वर्ग स्तर का नहीं माना जा सकता, लेकिन ये कम से कम गति में अत्यंत कुशल है, और जहर में भी। यह उस समूह का हिस्सा था जिसने पहले ब्राइट मून बेस को घेरा था। मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इन शक्तिशाली लोगों ने भारी तनाव के साथ टिमटिमाते, कुछ हद तक अस्थिर स्क्रीन प्रोजेक्शन को देखा। अंतरिक्ष के निर्वात में ली युआन एक छोटे काले बिंदु की तरह दिख रहा था, दूर से दो विशाल उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सांपों का सामना कर रहा था। हालांकि वे स्पिरिट गन की शक्ति से अवगत थे, फिर भी इस तरह की लड़ाई ने इन शक्तिशाली मार्शल कलाकारों का खून खौला दिया। घटनास्थल पर उपस्थित, यहां तक कि उनमें से सबसे शक्तिशाली जियांग जाए और वू मनोंग को भी किसी भी फ्लाइंग सरपेंट के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में जीतने का भरोसा नहीं था। महान युद्ध छिड़ गया है। ये शुरू हो गया है। स्पिरिट गन बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का उपयोग कर रहा है। उसकी गति बढ़ गई है। सभी ने अपनी सांस रोककर देखा। अल्पविराम, शून्य में। पीछे हटने को तैयार नहीं तो मर जाओ। ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। वह वास्तव में इन दो उड़ने वाले सांपों को मारना नहीं चाहता था। यदि ली युआन अकेला होता तो उसे डर नहीं लगता, लेकिन अब वह दूसरों को बचा रहा था। कई उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों द्वारा बड़ी संख्या में युद्ध ठिकानों और चौकियों को नष्ट करने के बाद पीछे हटने की कार्रवाई से ली युआन या 7 सितारा सभ्यता के उच्च स्तर यह अनुमान लगा सकते थे कि स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट का फिलहाल कोई बड़ा युद्ध करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को भड़काना सबसे अच्छा नहीं होगा। अगर वे अब इसे क्रोधित करते हैं और दूसरे पक्ष ने एक व्यापक जवाबी हमले का आदेश दिया, तो ली युआन ठीक रहेगा, लेकिन दसियों हजार मानव मार्शल कलाकार जो अभी भी पीछे हट रहे थे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। ली युआन ने अनुमान लगाया कि उसके सामने मौजूद ये दो स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्पों का स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के साथ घनिष्ठ संबंध होने की संभावना है। इसलिए ली युआन केवल उन्हें भगाना चाहता था तथा उनसे ये वादा लेना चाहता था कि वे अब मानव मार्शल कलाकारों को नहीं रोकेंगे। हालांकि इन दो स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सांपों ने बिल्कुल भी नहीं सुना और शत्रुतापूर्ण इरादे से ली युआन पर नजर बनाए रखी। ली युआन को मारने का पूरा इरादा। तो फिर अपनी मौत के लिए जाओ। ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। इन पिछले 2 दिनों में उसने मनुष्यों की बहुत सारी दुखद स्थितियां देखी थीं और उसे मारने की इच्छा प्रबल हो गई थी। विरोधियों को यह पता नहीं था कि उनके लिए क्या अच्छा है। इसलिए ली युआन ने अब और पीछे नहीं हटते हुए सीधे अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया। एक पल में उसका पूरा शरीर 5 मीटर ऊंचे आकार में बदल गया। उसके शरीर से एक धुंधली दिव्य रोशनी निकल रही थी। लगभग 100 मीटर लंबे उड़ते हुए सांपों की तुलना में वह अब एक छोटा धब्बा नहीं रह गया था और उससे निकलने वाली आभा और भी अधिक राजसी थी। धमाका। महान पृथ्वी दिव्य शरीर का उपयोग करने के बाद ली युआन ने 2 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्पों की ओर बिजली की तरह वार किया। दहाड़। काले उड़ने वाले सर्प ने दहाड़ते हुए अपना खूनी मुंह चौड़ा किया और एक भयानक काला कोहरा उगल दिया जो तेजी से सभी दिशाओं में फैल गया और ली युआन को पागलों की तरह घेर लिया। हिस। दूसरे हरे रंग के उड़ने वाले सर्प ने अपने विशाल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पानी निकाला जिससे जलधारा नियंत्रित हो गई। इसके विशाल पंख हवा में मुड़ गए और लहराने लगे जैसे 2 विशाल पंख ब्लेड ली युआन पर उन्मत्ततापूर्वक वार कर रहे हों। यद्यपि 2 महान उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्प मानव प्रधान योद्धा द्वारा फैलाई गई भयावह आभा से स्तब्ध थे।
मिंग माउंटेन पर अधिपतियों के रूप में और 3 महान जानवर सम्राट कुलों में से एक के रूप में रहने के आदी होने के कारण वे अपनी कम अंतर्दृष्टि से भयभीत नहीं थे। उनके दिलों में द्वितीय श्रेणी का जीवन तृतीय श्रेणी के जीवन से बिल्कुल हीन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ली युआन से डरते नहीं थे। मुझे दें, चले जाओ। ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और वह अपने दिल में दहाड़ रहा था। एक क्षण में विशाल भूरी पीली और हरी धाराएं एक हो गईं और बह निकलीं, जिससे क्षेत्र के बाहर का अधिकांश काला कोहरा अवरुद्ध हो गया। और जहरीले कोहरे के बचे हुए हिस्से का क्या? ये ली युआन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका, जिसने स्टार परिधान पहना हुआ था। सुरक्षात्मक युद्ध परिधान न केवल प्रत्यक्ष शारीरिक हमलों से बचाता है, बल्कि विषाक्त पदार्थों, आध्यात्मिक हमलों और कई अन्य पहलुओं से भी बचाता है। सर्वांगीण सुरक्षा। प्राचीन मशाल दैवीय द्वारा द्वितीय श्रेणी के अपने प्रत्याशित उत्तराधिकारी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया सुरक्षात्मक युद्ध परिधान स्वाभाविक रूप से असाधारण था। मारना। ली युआन की हत्या की मंशा आसमान छू रही थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में काले चेन भाले को कसकर पकड़ रखा था, जो पहले से ही भयानक काले कोहरे को भेद रहा था और गर्जन करने वाले हरे उड़ने वाले सर्प के साथ युद्ध में लगा हुआ था। फुट फुट फुट। चमकदार और भयानक भाले की रोशनी पूरी तरह से फूट पड़ी। इसकी शक्ति इतनी बेजोड़ थी कि इसने हरे उड़ने वाले सर्प के हमले को आसानी से रोक दिया। उसके पीछे पीछे भयावह भाले जैसी रोशनी विशाल आकाश में फैल गई, जो हरे उड़ते सर्प द्वारा उत्पन्न जल धाराओं की परतों को चीरती हुई सीधे अपने विरोधी के विशाल पंखों को चीरती हुई निकल गई। रक्त की अनगिनत बूंदें बिखरी। आह! हरे रंग का उड़ने वाला सर्प अपना सिर आकाश की ओर उठाता हुआ, पीड़ा भरी दहाड़ लगाता हुआ भागने की कोशिश में बेचैन हो उठा। लेकिन ली युआन ने इसे मजबूती से उलझा रखा था। बूम! लंबा भाला नीचे गिरा, उसकी भयानक शक्ति फूट पड़ी और तुरंत ही हरे उड़ते सर्प के शरीर पर भयानक घाव हो गए। ताकत के मामले में तुम दोनों मिलकर भी वू सिहाई के सामने कुछ नहीं हो, जिसे मैंने हराया है। ली युआन को पहले ही यह एहसास हो गया था। जीवन स्तर की दृष्टि से ये दोनों उड़ने वाले सर्प 32वें स्तर पर थे, जो वू सिहाई के बराबर था, जिसे उसने पहले ही मार डाला था। उनकी कौशल समझ भी कमजोर नहीं थी, लेकिन इन दो उड़ने वाले सांपों ने किसी भी स्टार तकनीक का उपयोग नहीं किया था, या शायद उनके द्वारा इस्तेमाल की गई स्टार तकनीक बहुत कमजोर थी, सभी दबी हुई थी, जिससे ली युआन उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ये समझ में आता है। मिंगक्सू स्टार दायरे में वर्षों तक फंसे रहने के कारण, बिना किसी विशेष विरासत के, और यह विचार करते हुए कि तीसरी परत की स्टार तकनीकों को बनाने के लिए कम से कम एक शक्तिशाली डेमिगॉड की आवश्यकता होगी, ली युआन ने इस बिंदु को समझा। स्टार तकनीक, संक्षेप में, स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों का एक विस्फोटक उपयोग था, जो शरीर के स्टार मेरिडियन और मूल शक्ति के साथ एकीकृत था। स्टार मार्क्स पर शोध करने और उन्हें बनाने तथा इस प्रकार स्टार तकनीक का आविष्कार करने की आशा रखने से पहले कानूनों की दहलीज पर कदम रखना आवश्यक होगा। संहार करना। हाथ में ब्लैक चेन भाला लेकर अपने प्रेत शरीर को न दिखाते हुए ली युआन पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर रहा था। अल्पविराम। ये निस्संदेह एक हृदय विदारक महान युद्ध था, जिसने वू मनोंग, एन योग्या और अन्य लोगों को काफी परेशान कर दिया। विशेषकर जब दो विशाल उड़ने वाले सांपों ने अचानक मुड़कर ली युआन को पूरी तरह से बीच में घेर लिया और उसे जकड़ने की कोशिश की, तो वे और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्हें चिंता थी कि ली युआन की पूरी तरह गला घोंटकर हत्या कर दी जाएगी। सांपों की कसावट करने की क्षमता सचमुच डरावनी है। लेकिन अगले ही पल, धमाका! अचानक एक भयानक विस्फोटक ध्वनि के साथ काले उड़ने वाले सर्प का सिर फट गया और एक काली आकृति आकाश में उड़ गई, जिसमें सांप के मस्तिष्क के ऊतक, ताज़ा खून, हड्डियों के टुकड़े और मांस हर जगह बिखरा हुआ था। वाह! काले उड़ने वाले सर्प का विशाल शरीर निर्जीव होकर धरती की ओर गिर पड़ा। फुट! एक और भाले की रोशनी बिजली की तरह विशाल आकाश को चीरती हुई हरे रंग के उड़ते हुए सर्प की पहले से ही बुरी तरह से घायल आंख के गड्ढे में घुस गई और तुरंत ही खोपड़ी को भेद दिया, जो एक पल में ही टुकड़े टुकड़े होकर बूंदे में बदल गई। हरे सांप का विशाल शरीर भी शक्तिहीन होकर नीचे गिर पड़ा। रंबल! बूम! दो विशालकाय स्वर्ग स्तरीय उड़ने वाले सर्प एक के बाद एक जमीन पर गिरे, जिससे पृथ्वी तुरंत हिलने और फटने लगी और असंख्य भयावह वायुतरंगें सभी दिशाओं में उठने लगीं। दो महान उड़ते स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्प। मृत जानवर सम्राट की आज्ञा। स्तर 37 आध्यात्मिक शक्ति मासिक टिकट के लिए वोट करें। बैकक्वोट। आपने आध्यात्मिक पोषक तत्व प्राप्त करते हुए एक तृतीय श्रेणी के प्राणी को मार डाला है। दिव्य महल की एक सूचना सामने आई। ये दृश्य देखकर जंगल में भाग रहे मानव योद्धाओं के समूह के साथ साथ वो मनोंग जैसे लोग जो युद्ध मशीन के प्रक्षेपण के माध्यम से लड़ाई देख रहे थे, सभी काफी उत्साहित और रोमांचित थे। हम जीत गए। स्पिरिट स्पीयर ने एक बार फिर अपनी ताकत को कार्रवाई के माध्यम से साबित कर दिया। एक लेवल 32 फ्लाइंग हेवन एग्जॉटिक बीस्ट। उन सभी ने स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे इरादे को संघनित किया था, यहाँ तक कि किसी भी दुर्जय स्टार तकनीक का अभ्यास किए बिना उनकी ताकत एक सामान्य सच्चे इरादे वाले प्राइम योद्धा से कहीं अधिक थी।
हालांकि स्पिरिट स्पीयर का सामना करते हुए एक के विरुद्ध दो वे सभी बहुत ही कम समय में मारे गए। 0 में ली युआन शांत रहा। यदि उसे पूर्ण पैमाने पर युद्ध भड़काने और स्वर्गीय सर्प पशु सम्राट को भागते हुए मानव योद्धाओं के विरुद्ध उन्मत्त हत्याकांड करवाने की चिंता न होती तो ली युआन ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। आखिरकार जब एक बार पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया जिसमें सैकड़ों उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर हमला कर रहे थे तो ली युआन की ताकत चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो सभी भागने वाले मनुष्यों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। कोई विकल्प नहीं। यदि वे मृत्यु चाहते हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं बस यही आशा करता हूं कि इससे फिलहाल युद्ध शुरू न हो जाए। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक सभी भागने वाले योद्धा ब्राइट मून बेस मिंग हॉट बेस पर वापस नहीं आ जाते। ली युआन ने अपने मन में सोचा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थीं। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि दोनों ठिकानों से अधिकांश साधारण योद्धा जिया देश में वापस नहीं लौट जाते, तब मैं बिना किसी आरक्षण के कार्रवाई कर सकता हूं। उन दो उड़ते स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्पों को मारते समय ली युआन ने अपने प्रेत शरीर का उपयोग भी नहीं किया। छाया क्षेत्र की तैनाती के साथ ली युआन अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। यही कारण था कि उसे 3 महान जानवर सम्राटों से लड़ने का आत्मविश्वास था। हफ एक विचार के साथ ली युआन की दिव्य इंद्रिय ने नीचे 2 बड़े स्वर्ग स्तर के उड़ते हुए सर्पों की लाशों पर नजर डाली और उनकी गहन जांच की। उनके पास वास्तव में भंडारण खजाने हैं और उनके मांस और रक्त शरीर के कवच के साथ जुड़े हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें मारना इतना कठिन था। ली युआन ने खुद से सोचा। उसके दिल में सावधानी का एक निशान उभर रहा था। 7 सितारा सभ्यता के अभिलेखों से ली युआन को पता था कि भंडारण खजाने का निर्माण करना बेहद कठिन था। अधिकांश देवता ऐसा नहीं कर सकते थे। आमतौर पर भंडारण खजाने दिव्य प्राणियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते थे। मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के मूल शक्तिशाली लोगों के पास भंडारण जादुई खजाने कैसे हो सकते हैं? ली युआन ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ भंडारण खजाने की सतह पर आध्यात्मिक छाप को तेजी से तोड़ दिया। उन्होंने गहन जांच के लिए सीधे अंदर प्रवेश किया। अंदर मौजूद सभी वस्तुएं काले उड़ने वाले सर्पों द्वारा छोड़ी गई थीं तथा ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे सप्तम तारा या त्यानलियांग सभ्यता के शहीद योद्धाओं के अवशेष हैं। ये मानकीकृत नहीं हैं। वे हमारी 7 सितारा सभ्यता या त्यानलियांग सभ्यता के शहीद योद्धाओं द्वारा छोड़े गए जादुई खजाने भी नहीं लगते। ली युआन ने भौहें सिकोड़ी। इस भंडारण खजाने को प्राप्त करना और इसे मिंग पर्वत की गहराई में खजाने के बारे में जानकारी के साथ जोड़ना जो गठबंधन के शासक डोनफेंग जी ने दी थी। ली युआन के मन में अचानक कई अटकलें आने लगीं। पहले, गश्त जारी रखो। ली युआन का आकार टिमटिमाया और वह प्रकाश की एक किरण की तरह दूरी में गायब हो गया। अल्पविराम। जब 2 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के सर्प नष्ट हो गए, हजारों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर ऊंचे मिंग पर्वत पर आकाश की ओर फैली पर्वत श्रृंखला, पहाड़ों के बीच दसियों किलोमीटर चौड़ी कई घाटियां। अगर कोई करीब से देखे तो उसे लगेगा कि मिंग पर्वत स्वर्ग का एक अंतहीन फैला हुआ स्तंभ है। मिंग पर्वत के मध्य में दसियों किलोमीटर तक फैली एक विस्तृत झील है। झील के बीच में एक छोटे से द्वीप पर एक साधारण और प्राचीन महल बना हुआ है। झील के चारों ओर कई विशालकाय उड़ने वाले सांप रहते थे जिनमें से कई की लंबाई 80 मीटर से भी अधिक थी। उड़ते सर्प वंश में 80 मीटर से अधिक की लंबाई आमतौर पर उड़ते स्वर्ग स्तर तक पहुंचने का संकेत देती थी। यहाँ स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट का निवास स्थान था जो मिंग पर्वत के 3 संप्रभुओं में से एक था और उड़ते सर्प शाही कबीले का गढ़ था। महल का अंदरूनी भाग अंधकार में और नम था तथा प्रत्येक गलियारा असाधारण रूप से विशाल था जिससे उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सर्पों को मुक्त मार्ग मिल सके। महल के अंदर एक अति बड़े हॉल के भीतर शून्य में एक विशाल क्रिस्टल गोला तैर रहा था। क्रिस्टल क्षेत्र के भीतर अनेक बैंगनी बिंदु टिमटिमा रहे थे जो घनी तरह से भरे हुए थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। एक विशालकाय काला सर्प अपने शरीर पर कुंडली मारे अपने पंख फैलाए चुपचाप आराम कर रहा था। अचानक भनभनाहट, ऊपर स्थित क्रिस्टल क्षेत्र चमकदार लाल प्रकाश के साथ फूट पड़ा जिसके बाद प्रकाश की लहरें सभी दिशाओं में बाहर की ओर बढ़ने लगीं। क्या हो रहा है? काले सांप ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी ठंडी सांप जैसी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। अगले ही पल हुश, क्रिस्टल गोले ने प्रकाश की अनगिनत किरणें छोड़ीं जिससे बाहर की ओर प्रकाश प्रक्षेपण का एक विशाल पर्दा बन गया जिसमें एक हरे सर्प का सिर दिखाई दे रहा था। हरे सांप के सिर के ऊपर एक सींग था जो बहुत ही ध्यान देने योग्य था, मानो आसमान को भेद रहा हो। महाराज, काले सांप ने आदरपूर्वक अपना सिर नीचे झुकाया। प्रक्षेपण में हरा सर्प कोई और नहीं बल्कि मिंग पर्वत के 3 संप्रभुओं में से एक था, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट। हेई गुआंग, आत्मा क्रिस्टल बॉल ने मुझे अभी अभी सचेत किया है कि हेई जिंग और किंग यान्यू की मृत्यु हो गई है। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने गहरी आवाज में कहा और इसने मृत्यु से पहले उनके अंतिम युद्ध के दृश्यों को प्रसारित किया।
हम क्रिस्टल क्षेत्र ने एक बार फिर प्रकाश उत्सर्जित किया, जिससे एक और प्रकाश स्क्रीन प्रक्षेपण बना, जिसने ली युआन को दो उड़ते स्वर्ग स्तर के उड़ने वाले सांपों के खिलाफ लड़ाई में दिखाया। लड़ाई बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। जल्द ही प्रक्षेपण समाप्त हो गया। इतना भयानक इंसान। काला सांप काफी हैरान था। ही जिंग और किंग यान्यू दोनों ने पृथ्वी और जल के सच्चे इरादे को संघनित किया था और उड़ते स्वर्ग के मध्य चरण में कदम रखा था, फिर भी वे उसके द्वारा इतनी जल्दी मारे गए। उसकी ताकत संभवतः लेवल 33 के बराबर है, जो उसे अब तक मिले सबसे मजबूत मानव योद्धाओं में से एक बनाती है। काले नाग ने गंभीरता से घोषणा की, केवल दिव्य भूमि में फंसे उस मानव योद्धा की ही उससे तुलना की जा सकती है। मानव बलों के खिलाफ इस युद्ध में कितने जानवर राजा मारे गए हैं? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट धीरे से बोला। महाराज को रिपोर्ट करते हुए ही जिंग और किंग यान्यू सहित कुल 8 उड़ते स्वर्ग जानवर राजा गिर गए हैं। काले नाग ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट की। आत्मा क्रिस्टल बॉल के माध्यम से स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट को अपने उड़ते स्वर्ग स्तर के अधीनस्थों के बीच हताहतों की स्पष्ट समझ थी। सोल क्रिस्टल बॉल एक बहुत ही विशेष खजाना है। ये कुछ हद तक भूयू के आध्यात्मिक लैंप के समान है, हालांकि इसकी संवेदन और जांच की सीमा आध्यात्मिक लैंप की तुलना में बहुत कम है। इसमें अन्य अद्भुत उपयोग हैं, जिससे दिवंगत व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले के अंतिम क्षणों की छवियों को सोल क्रिस्टल बॉल में भेज सकता है। बैककोट जानवर सम्राट की आज्ञा। स्तर 37 आध्यात्मिक शक्ति मासिक टिकट के लिए वोट करें _2। बैककोट। इस प्रकार दुश्मन के तरीकों को समझना संभव हो गया। जिस मानव ने हेई किंग को मारा, किंग यान्यू, वह सिर्फ एक प्रधान योद्धा लगता है, फिर भी उसकी क्षमता भयानक है। उसकी जानकारी अन्य जानवर राजाओं को दें और जितना संभव हो सके इस मानव मार्शल कलाकार से बचने की कोशिश करें, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने कहा। मैं इस समय असंख्य तराजू वाले जानवर सम्राट और 1000 आंखों वाले जानवर सम्राट के साथ दिव्य भूमि में हूँ, उस मानव मार्शल कलाकार का शिकार कर रहा हूँ। मैं अभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए इस नए उभरे हुए मानव मार्शल कलाकार को मत भड़काओ। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट द्वारा बनाया गया प्रेत धीरे से बोला। अब जबकि मानव सभ्यता के कई सीमावर्ती ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, मनुष्यों को फिर से मिंग पर्वत के पास जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। सभी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों को आदेश दें कि वे परिधि पर पहरा दें और घात लगाना जारी न रखें, उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा, निर्णायक लड़ाई शुरू करने और उनके अंतिम अड्डे को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले मेरी वापसी का इंतजार करें। हाँ, काले सांप ने आदरपूर्वक कहा। जानवर सम्राट के सबसे भरोसेमंद जानवर राजा के रूप में मिंग माउंटेन में उसका पद बहुत ऊंचा था। इसी तरह वह स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की आज्ञाओं का बिना शर्त पालन करेगा। सम्राट, अन्य जानवर राजा ठीक हैं, ब्लैक स्नेक ने अपना सिर झुकाकर गहरी आवाज में कहा, लेकिन ही जिंग राजकुमार किंग शेंग का सगा भाई है। मुझे डर है कि गुस्से में आकर राजकुमार किंग शेंग सलाह न माने और बदला लेने के लिए बेतहाशा हमला करें। किंग शेंग, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। स्वभाव से सर्प का मुख थे और एक पशु सम्राट के रूप में उनकी अनगिनत संतानें थीं। हालांकि स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट का वंश बहुत मजबूत नहीं था। कई परीक्षणों और अवसरों के बाद वह अंततः दिव्य भूमि में सफल हुआ और एक जानवर सम्राट बन गया। उनकी अधिकांश संतानें प्रथम श्रेणी में ही रहीं, बहुत कम ही द्वितीय श्रेणी तक पहुंच सकीं, और अंत में केवल किंग शेंग ही तृतीय श्रेणी में पहुंचा। इस प्रकार वह भी उनके द्वारा अत्यधिक अनुग्रहित था। उनके पक्षपात ने किंग शेंग जानवर राजा की अहंकारी और दबंग मानसिकता को भी बढ़ावा दिया। अतीत में मिंगक्सू तारा क्षेत्र इतना बड़ा था कि कोई बड़ी आपदा नहीं आ सकती थी, और स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट शायद ही कभी अपने बच्चों का प्रबंधन कर पाता था। लेकिन अब स्थिति स्पष्टतः भिन्न थी। चीयन जानवर राजा उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उसके साथ है ना? स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने धीमी आवाज में पूछा। सही है, ब्लैक स्नेक सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के आदेश के तहत 3 महान जानवर राजा नेता थे, हेई गुआंग, चीयन, लेई हुई। उनमें से हर एक मृतक हेई जिंग जानवर राजा और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये 3 महान जानवर राजा नेता जानवर सम्राट का काफी समय तक सामना कर सकते थे। चीयन को आदेश दो कि वह उसकी सावधानीपूर्वक रक्षा करे। परीक्षणों के बिना कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? किंग शेंग को आपके स्तर तक पहुंचने के लिए उसे और अधिक परीक्षणों से गुजरना होगा, स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट ने धीरे से कहा। बस उसे और चीयन को सावधान करना सुनिश्चित करें कि वे मानव के मुख्य शहर पर हमला न करें। वह मूल शक्ति हथियार संभवतः दिव्य भूमि में वर्णित चौथे रैंक का मूल शक्ति हथियार है। यहाँ तक कि मैं इसका सामना करने पर भी केवल एक मृतंत होगा। हेई गुआंग जानवर राजा के दिल में एक झटका सा दौड़ गया। क्या उसकी शक्ति सचमुच इतनी महान थी? लेकिन उसे स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट के शब्दों पर संदेह नहीं था। 3 महान पशु सम्राटों ने कई वर्षों तक दिव्य भूमि का अन्वेषण किया था। उनके द्वारा ज्ञात अनेक रहस्य पशु राजाओं के रहस्यों से कहीं अधिक थे।
अल्पविराम। ब्राइट मून बेस से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक और भी बड़ी और शांत विस्तृत झील थी। धमाका। एक समय शांत रही झील में अचानक हलचल मच गई और उसके बाद पानी से एक हरे रंग का उड़ने वाला सर्प, जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था, दहाड़ता हुआ बाहर निकला। गर्जना। हरा सांप अभूतपूर्व क्रोध से भरकर आकाश की ओर चिल्लाया और उसकी आंखों में दर्द की झलक झलक उठी। हे जिंग, मेरा भाई। वह स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की एकमात्र उड़ती हुई स्वर्ग स्तर की संतान थी, किंग शेंग जानवर राजा। हालांकि वह स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट द्वारा बहुत बिगड़ा हुआ था, किंग शेंग जानवर राजा ने मिंग माउंटेन पर रहना पसंद नहीं किया। इसके बजाय वह मिंग माउंटेन से दसियों हजार किलोमीटर दूर इस बड़ी झील में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए चला गया। पिछले 100 वर्षों से हेई जिंग जानवर राजा उसका एकमात्र भाई और करीबी दोस्त था। अब उसका एकमात्र भाई मर चुका था। मार डालो, मैं इन सभी मनुष्यों का वध कर दूंगा। किंग शेंग जानवर राजा ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और उसकी मन की आंखों में एक लंबे भाले को पकड़े हुए एक काले सिलहूट की छवि चमक उठी। हेई गुआन बीस्ट किंग के प्रसारण के अनुसार यह मानव मार्शल कलाकार अपराधी था। अचानक बूम, दूर एक पर्वत शिखर पर अचानक आग की लपटें भड़क उठीं और एक विशालकाय आकृति, जो 40 मीटर से अधिक लंबी थी, पूरी तरह से लाल थी, जिसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था और जो एक विशालकाय चट्टान की तरह दिख रही थी, शून्य को पार करके निकट आए। आग की लपटें उसके शरीर को घेर लेती थीं और वह जहां भी जाता, झील का पानी उबलने लगता था। किंग शेंग, चट्टान के विशालकाय व्यक्ति की आवाज राजसी थी, शांत हो जाओ। तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है, इन मनुष्यों के पीछे की ताकतें हमारी कल्पना से परे हैं, उनके अलौकिक दुश्मन तुम्हारे पिता से कहीं बढ़कर हैं, और वे हमारी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसका एकमात्र कारण स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं हैं। उन्हें पूरी तरह से उत्तेजित मत करो। चाचा ची यैन, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे उसे मारना ही होगा। किंग शेंग जानवर राजा ने अपनी विशाल सर्प जैसी आंखों से कहा, वे आक्रमणकारी हैं, वे हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमें क्यों सहना चाहिए। मूर्ख लड़का, इस दुनिया में सही या गलत जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकतवर और कमजोर लोग हैं। चियान बीस्ट किंग ने अपना सिर हिलाया, धैर्य रखो। एक बार जब तुम्हारे पिता एक देवता बन गए तो वे स्वाभाविक रूप से उन्हें मिटा देंगे। वास्तव में दशकों पहले मिंगक्सू स्टार क्षेत्र की मूल शक्तियों ने पहले से ही त्यानलियांग सभ्यता और 7 सितारा सभ्यता के अस्तित्व को नोटिस किया था, लेकिन स्थानीय शक्तियां इस सब समय को सहन कर रही थीं। केवल जब स्टार दायरे के प्रवेश द्वार को उन्नत किया गया और मानव मार्शल कलाकारों ने दिव्य भूमि में घुसपैठ की, तो 7 सितारा सभ्यता और त्यानलियांग सभ्यता ने अपना पागल विस्तार और युद्ध शुरू किया, जिसने अंततः मूल बलों को निष्क्रिय रहने में असमर्थ बना दिया। मेरे पिता को महान देवता बनने में और कितने साल लगेंगे? तब तक यह मानव संभवतः बहुत पहले ही उनकी दुनिया में लौट चुका होगा। किंग शेंग जानवर राजा ने गुर्राते हुए कहा, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अचानक किंग शेंग जानवर राजा ने ची यैन जानवर राजा की ओर देखा। चाचा ची यैन, मेरी मदद करो, बस इस मानव को मार दो और मैं रुक जाऊंगा। किंग शेंग जानवर राजा ने अपनी नज़र ची यैन जानवर राजा पर टिकाए। ची यैन जानवर राजा ने अंदर ही अंदर आह भरी। Heavenly Serpent Beast Emperor, often cultivated in the Divine Land and has always been mentoring the King Sheng Beast King, their relationship was extremely close. As for the He Jing Beast King, he too was considered his junior. Agreed. The Beast Emperor only ordered us not to invade the human mess city, said Chi Yen Beast King. I will gather another group of Beast Kings, specifically to ambush him. Good. The King Sheng Beast King's eyes lit up. He was well aware that even He Jing had died at the hands of that human martial artist. If he relied solely on himself, winning was impossible. But with Chi Yen Beast King's help, there was hope. The King Sheng Beast King remembered what his father had said before, that Chi Yen Beast King was the most likely in the entire world to become the 4th Beast Emperor. However, once this human is slain, you must return with me to Ming Mountain. Chi Yen Beast King intoned deeply. No problem. Very soon. Chi Yen Beast King left the lake and quickly went to summon other flying heaven-level Beast Kings. Alpviram. Adds by Pub Future. Time passed. Li Yuan had always been at the Bright Moon Base, the central axis of the Bright Heart Base, patrolling an area of thousands of kilometers without a moment's rest. And top talents like Wu Manong Tavares and Luo Chun, because they needed to protect the base, were constantly taking turns to sortie. Their individual strengths might be far inferior to Li Yuan's, but they were highly efficient at killing ordinary first and second rank exotic beasts, and in terms of protecting the number of fleeing people, the total was far greater than that of Li Yuan. Even when facing flying heaven-level exotic beasts, warriors like Wu Manong, Li Yang, and Luo Chun, when grouped in teams of 3, could also easily handle many dangers. Li Yuan was indeed the strongest and saved the most people. But if it were only him alone, he wouldn't be able to save everyone. Alpviram. This war in the Mingzhu Star Realm is a rare great battle for our 7-star alliance.
Powerful flying heaven warriors cannot enter the second level star realm. We rely on those who are willing to stay forever in the star realm, those who break through in the star realm. They disregard their own safety, risking their lives to contend with powerful alien races, with Li Yang, Mei Yi, Lei Meng. Also stepping up are the peerless geniuses of our 7-star alliance. They are merely prime warriors, but their strength is capable of contending with flying heaven, including the number 1 prime warrior with a spirit gun from the martial divine star realm Yu Jinghe, Wu Menong, Luo Chen, Jing Zai. They are the heroes of our entire civilization. Ads by Pub Future. The promotional video about the Mingzhu star realm made by the 7-star alliance also caused the popularity and renown of this great group of powerful individuals to soar continuously across Blue Star and the 7 great planets. The large-scale war in the Mingzhu star realm spread quickly not only across Blue Star but through the 7 great planets as well. Countless civilians were following this war. The 7-star alliance, a population of over 100 billion. They might inhabit different planets, different countries, and might have some competition on normal days, but the history of hundreds of years had taught everyone in the civilization. When facing foreign enemies, we must unite. Alpviram, September 13. After many days of continuous battles, most of the warriors who had escaped from war bases and frontier outposts had successively arrived at the Bright Moon Base, the Bright Heart Base. The retreat operation of the 7-star civilization was nearing its end. At the same time, the Tianliang civilization, having been at a disadvantage in the early stages of the war, with an expansion range far smaller than the 7-star civilization, thus, their great retreat had been basically completed. Tianliang Star. The Solmez star of the Tianliang civilization, much larger than Fuxing, housed a population of hundreds of billions. In the highest conference room of a towering skyscraper, a multitude of people were bustling around. From the web, powered by Zergnet, the tragedy of the Pawn Stars guy is so heartbreaking to hear. Now everyone knows why Guilfoyle or Dawn Jr. split, and at the end of the conference room, nearly 10 presencers exuding strong divine auras gathered. Most people inside the Mingzhu star realm have already completely withdrawn and have begun to consolidate, a blonde woman said coldly. The plan to leave only the necessary mere combat force as the final defense has reached the point of decision on whether to continue fighting or to give up. We have in fact already lost the battle with the 7-star civilization. Even the Saint Air Shefu, who broke through to Flying Heaven realm, couldn't stop Yu Jinghe. How could we win? Now, the indigenous forces within the Mingzhu star realm are more powerful than we could have imagined, the demigods spoke in succession. Shefu was one of the 18 Saint Heirs of the Tianliang civilization. He was originally a true intent prime warrior. Later, with Yu Jinghe being too dominant, Shefu chose to break through to Flying Heaven realm in the Mingzhu star realm, but he still lost to Yu Jinghe in combat and barely escaped with his life. Yu Jinghe is a major threat, but it will be very difficult for him to directly break through our base, said the blonde woman coldly. The greater threat comes from a new genius called Spirit Gun who has recently emerged in the 7-star civilization. Just now, you all saw the promotions from the 7-star alliance. Spirit Gun is clearly stronger than Yu Jinghe. This group of Tianliang civilization demigods all felt the pressure. One Yu Jinghe already suppressed a host of prime warrior Saint Heirs, and now there emerged an even more powerful Spirit Gun. Since everyone feels we can't win, the blonde woman said coldly, let's accept the invitation from the Myriad Demons civilization. Summon Lule and Rollbees. The Myriad Demons civilization is after all our mother civilization. Letting them seize the treasures of Ming Mountain would be better than letting the 7-star civilization take them, the blonde woman said. The group of demigods pondered. The blood of the Myriad Demons civilization flowed in all of them, and the Tianliang civilization had always been subservient to the Myriad Demons civilization, but over the long years, they too had yearned for a divine of their own civilization, who could sit on an equal footing with the Myriad Demons civilization. But reality had dealt them a hard blow. Soon after, the Tianliang civilization officially extended an invitation to the Myriad Demons civilization and detailed everything about the ruined star civilization. तियानलियांग सभ्यता को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. इसके तुरंत बाद, असंख्य दानव सभ्यता के उच्च अधिकारियों ने एक संदेश भेजा, हम प्रतिभाशाली प्रधान योद्धाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके पहुंचेंगे. तियानलियांग सभ्यता और असंख्य दानव सभ्यता के बीच, चौथे स्तर के स्टार क्षेत्र के माध्यम से एक अंतर संचार है. अल्पविराम. 7 सितारा सभ्यता स्वाभाविक रूप से स्टार दायरे की मूल शक्तियों में परिवर्तनों से अवगत नहीं थी, लेकिन असंख्य दानव सभ्यता और तियानलियांग सभ्यता की कुछ कार्रवाइयों. हालांकि 7 सितारा सभ्यता की खुफिया प्रणाली ने महसूस किया था कि कुछ गड़बड़ है. यहां तक कि इसने प्रत्यक्ष रूप से बहुत सी खुफिया जानकारी भी प्राप्त की. मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के अंदर
ब्राइट मून बेस से लगभग 3000 किलोमीटर दूर घने जंगलों के नीचे एक विशाल चट्टान के ऊपर एक पर्वत शिखर था। ली युआन विशाल पत्थर पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। जैसे जैसे अधिक से अधिक भगोड़े मार्शल आर्टिस्ट दो प्रमुख ठिकानों पर वापस लौटते गए, ली युआन के बचाव की आवृत्ति भी कम होती गई। अक्सर एक संकट संदेश प्राप्त करने में कई घंटे लग जाते थे। इसलिए अपने खाली समय में ली युआन अपना प्रशिक्षण जारी रखेगा। एक के बाद एक लड़ाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जितना अधिक उसने देखा, जितना अधिक उसने अनुभव किया, जितना अधिक उसने वध किया, ली युआन पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ा। इससे उनकी मानसिक इच्छाशक्ति भी लगातार विकसित हो रही थी। मजबूत, मुझे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। ली युआन के दिल में एक इच्छा थी, अगर मेरी ताकत काफ़ी शक्तिशाली होती तो मैं एक ही बार में मिंग पर्वत पर चढ़ सकता था और उन 3 महान जानवर सम्राटों से दया की भीख मांग सकता था। मैं द्वितीय श्रेणी के स्टार दायरे के भीतर सभी संघर्षों को भी सीधे तौर पर समाप्त कर सकता हूँ। सभ्यता के भीतर असंख्य आम लोगों और मार्शल कलाकारों को युद्ध की भयावहता से पीड़ित न होने देना, ली युआन ने मन ही मन अपने मन में कहा। इस समय वह अतीत की तरह विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास कर रहे थे। उसकी चेतना एकत्रित हुई और माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस में प्रवेश कर गई, एक सचेत इकाई में संघनित हो गई, जिसने महान सूर्य जेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सौर ज्वाला की झुलसन को सहन किया। वर्षों से अपनी आध्यात्मिक शक्ति और इच्छाशक्ति के निरंतर मजबूत होने के साथ, हर बार जब ली युआन ने विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास किया तो उसकी चेतन इकाई सूर्य के थोड़ा करीब पहुंच गई, हमेशा अपनी सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती रही। अपनी पूरी शक्ति से स्वयं को संयमित करने का प्रयास करना, सीमा का अनुसरण करना, साधना में कभी भी ढिलाई न बरतना, ताकि यदि भविष्य में किसी दिन मैं इस मार्ग पर युद्ध में गिर जाऊं तो मुझे मरते समय इसका पछतावा न हो। संयम के माध्यम से ली युआन की मानसिक इच्छाशक्ति और अधिक मजबूत होती गई। मेरे दिल को कोई पछतावा नहीं है, ये ली युआन के सिद्धांतों में से एक था। अचानक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली युआन, जिसने बार बार तीव्र ज्वाला को सहन किया था, ने अचानक अपने आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का एक भयंकर झटका महसूस किया जो हर दिशा में फैल गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बदल गई थी। आपकी आध्यात्मिक शक्ति स्तर 36.9 से बढ़कर स्तर 37.0 हो गई है। दिव्य महल का संदेश चमक उठा। ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति काफी समय से 36.9 स्तर पर थी। मिंगक्सू स्टार दायरे में लड़ाई तक वह बार बार खुद को निखार रहा था। अंततः उन्होंने इस महत्वपूर्ण अड़चन को तोड़ दिया। वह 37वें स्तर पर पहुंच गया था। आपकी आध्यात्मिक शक्ति 37वें स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आपके आध्यात्मिक जागृति स्तर की सीमा 45% से बढ़कर 50% हो गई है। आपने एक तृतीय श्रेणी के प्राणी को मार डाला है, दिव्य महल की बेड़ियां तोड़ दी हैं और अपनी आध्यात्मिक जागृति सीमा को 60% तक बढ़ा दिया है। आपने कई बार थर्ड रैंक के प्राणियों को मार डाला है, बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक प्रकृति पोषण जमा किया है और आपका आध्यात्मिक जागृति स्तर 50.1% तक पहुंच गया है। आपका आध्यात्मिक जागृति स्तर 50% तक पहुंच गया है। आप दूसरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 4 लगातार दिव्य महल संकेत सीधे ली युआन की दृष्टि में चमक गए। उन्होंने ली युआन को पूरी तरह से चकित कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति में सफलता, आध्यात्मिक जागृति सीमा 60% तक पहुंचना। उसने रॉब सागर में लड़ाई के बाद से ही इसकी आशा की थी, जब उसने पहली बार एक फ्लाइंग हेवन लेवल एलियन रेस को मार डाला था और उसे याद दिलाया गया था। लेकिन सीमा बढ़ने के बाद उनका आध्यात्मिक जागृति स्तर 45% से सीधे 50.1% तक बढ़ गया। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। क्या ये सीधे दूसरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की शुरुआत है? अचानक ली युआन को याद आया कि हर बार जब उसने तीसरे दर्जे के प्राणी को मारा था तो आध्यात्मिक प्रकृति पोषण प्राप्त करने के बारे में एक संकेत मिला था। ये हो सकता है, हर बार जब मैं किसी तीसरे दर्जे के प्राणी को मारता हूं तो माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस आध्यात्मिक प्रकृति का पोषण प्राप्त करता है, लेकिन यह मेरी आध्यात्मिक जागृति सीमा से प्रतिबंधित था, जिससे मुझे तुरंत पोषण नहीं मिल पाता। अब जब मेरी आध्यात्मिक शक्ति टूट गई है तो ये सारा संचित आध्यात्मिक प्रकृति पोषण एक बार में ही मुक्त हो गया है। ली युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। यह अनुमान संभवतः सत्य के बहुत करीब था। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ली युआन के दिल में प्रत्याशा की एक झलक थी। पहले आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने मुझे पहली परफेक्ट स्टार नस को जागृत करने की अनुमति दी। दूसरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में क्या? ली युआन को पहले से ही माइंड स्पिरिट दिव्य महल के भीतर एक बदलाव का आभास हो रहा था। दिव्य महल की दूसरी मंजिल पर एक अजीब शक्ति छिपी हुई थी जो किसी भी समय फूटने के लिए तैयार थी। तथापि ली युआन जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह इस बल को दबा रहा था। क्योंकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा और वर्तमान स्थिति भी बहुत उपयुक्त नहीं है। इंतजार 1 या 2 दिन में सभी निकासी समाप्त हो जानी चाहिए, ली युआन ने सोचा। फिर मैं शांत साधना के लिए ब्राइट मून बेस पर लौटूंगा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पूरा करूंगा।
ली युआन ने अपने आंतरिक हृदय को शांत करने का प्रयास किया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद ली युआन ने अचानक अपनी स्मार्ट रिंग पर कंपन महसूस किया और नीचे देखा। एक संकट कॉल। ये दिशा 1300 किलोमीटर। चलो चलें। ली युआन एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया और आकाश में उड़ गया। इस बीच मानचित्र पर एक और चमकदार हरा बिंदु भी तेजी से आ रहा था। ये बिंदु ली युआन की तरह तेज गति से नहीं चल रहा था, लेकिन ये ली युआन की तुलना में गंतव्य के अधिक निकट था।